नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं? क्या आप देश और अपने राज्य की सेवा करना चाहते हैं? तो आपके लिए आ गई है एक शानदार खबर। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका। जी हाँ, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग बीपीएसएससी ने बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के 1799 पदों पर बम्पर भर्ती जारी की है। यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी भरा एक पद है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 5/2025 है और सबसे खास बात यह है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है और आखिरी तारीख 26 अक्टूबर 2025 है। तो आपके पास सिर्फ एक महीना है। अब बात करते हैं योग्यता की। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अर्थात ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कुछ शारीरिक मापदंड भी होते हैं जिनके बारे में हम वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये विज्ञापन 5/2025 पद की अगर हम बात करेंगे, ये आपका पुलिस अवर निरीक्षक लेवल 6 1799 पदों की वैकेंसीज है और इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 5/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 26/9/2025 से प्रारंभ होगी। उसके बाद है उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा एकमात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है, अर्थात आप डबल फॉर्म भरते हैं तो आपका रद्द हो सकता है। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित जो प्रावधान है वो सारे अधिनियम दिया गया है। आगे हम वीडियो में विस्तार से बात करते हैं आखिर इनकी जो कौन कौन से पात्र है, इनकी पात्रता क्या है। तो सबसे पहले यह पात्रता अगर हम देखते हैं तो भारतीय नागरिक हो, किसी भी स्टेट का हो, जरूरी नहीं कि बिहार का हो, आप किसी भी राज्य से हैं, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर वाले भी चाहे किसी भी राज्य के हो आप आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो 1/8/2025 तक आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एपियरिंग वाले इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। उसके बाद उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा आपका 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी और वैसे अभ्यर्थी 1/8/2024 को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो वो भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और सबसे मेन बात है कि आपकी जो उम्र है वो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार मान्य किया जाएगा। जो आपका मैट्रिक में जन्म तिथि दिया गया है उसी के आधार पर आपकी उम्र सीमा निर्धारित की जाएगी। और उम्र सीमा आपका जनरल कैटेगरी की यदि आप है तो न्यूनतम उम्र सीमा आपके लिए 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है। साथ ही साथ महिलाओं की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो भी 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। ये आप जनरल कैटेगरी के लिए है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। इसके साथ ही साथ ST/SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला तथा थर्ड जेंडर के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आगे बात करते हैं, यदि आप उच्चतर वेतनमान में सेवा में जाना चाहते हैं तो आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और साथ ही साथ शर्त यह है कि जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि तक सेवा पूरी कर ली हो, अर्थात आपकी बिना टूट के जो नौकरी आपकी 3 साल कम से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियासत दी गई, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कर्तव्य तिथि से 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।
आगे बात करते हैं मापदंड के बारे में। तो जो जनरल कैटेगरी के जो पुरुष है, जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, 165 सेंटीमीटर है। उसके साथ ही साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 160 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है तथा सभी वर्गों की महिला के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, उसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 155 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। सीना की बात करते हैं सिर्फ पुरुषों के लिए, तो जो अनारक्षित कोटि के है, जो जनरल कैटेगरी के है, बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए और हवा भरकर आपका 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपका ये भी देखा जाएगा कि आप सांस जब भरते हैं, अपने सीने में सांस को भरते हैं, तो उनके जो गैप होता है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, तो उनके लिए आपका बिना फुलाए सीने की लंबाई, सीने की जो चौड़ाई है, तो आपका 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम इनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य है। वजन की बात करते हैं पुरुषों को, हालांकि बिहार दरोगा में या बिहार पुलिस के परीक्षाओं में जो आपका पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो उसमें कई सारी महिलाएं अभ्यर्थी जो है वजन में छट जाती है। हालांकि पुरुषों के साथ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा होता है। तो महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वजन निर्धारित की गई है वो 48 किलोग्राम निर्धारित की गई है। 48 किलोग्राम से यदि आपका वजन कम होता है तो आपको असफल घोषित, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो थर्ड कैटेगरी के हैं, जो किन्नर वगैरह है, तो उनके लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड जो है, जो पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थी के समान होंगे। ये इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए, हमारे थर्ड जेंडर के जो अभ्यर्थी है उनके लिए आपकी जो शारीरिक मापदंड है, तो या शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, वो जो पिछड़े वर्ग की महिला के लिए होती है, तो उसी प्रकार सेम टू सेम आपके लिए भी वही चीज़ निर्धारित की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी आपका, और आवेदन पर जो प्रथम जो पीटी परीक्षा होगा आपका, तो प्रथम चरण की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो आपका 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें से प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की जो कुल अवधि है वो आपका 2 घंटे निर्धारित की जाएगी। ध्यान रखेंगे इसमें से आपको कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप दूसरी परीक्षा के लिए चयनित होते हैं। 30% से कम अगर अंक लाते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो पीटी परीक्षा होगी, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्राप्त अंकों के आधार पर जो है लगभग 20 गुना जो अभ्यर्थी, जो सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा, अर्थात दूसरी मेंस परीक्षा के लिए। उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। हालांकि विज्ञापन के प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। बहुसत्रीय बहु प्रश्न परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना की जाएगी, अर्थात जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थियों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे में कई शिफ्टों में परीक्षाएं ली जाएगी, तो उनको जो मार्क्स का जो सामान्यीकरण करने के लिए तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी वो आपका मुख्य परीक्षा होगा। फाइनल जो मेरिट बनेगा आपका वो मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बनेगा। इस पर भी आपका 200 अंकों का आपका एक प्रथम जो पत्र होगा, 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा, जिसमें से 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि आप 30 से कम प्राप्त करते हैं तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण के क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा, अर्थात यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपका मेरिट से इससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ आपको पास करना है और उसमें भी आपका 30% लाकर ही पास होना है, इससे कम आप अयोग्य घोषित कर जाते हैं। दूसरी बात, द्वितीय जो प्रश्न है, तो द्वितीय प्रश्न भी आपका 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें से 200 अंकों का प्रश्न होगा, 200 अंकों का प्रश्न होगा और प्रश्नों की कुल संख्या इसमें भी 100 होगी।
और दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिनकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियां 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन, यहाँ ध्यान देंगे जरा सा, 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटि बार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। पीटी परीक्षा में अगर आप परीक्षा देते हैं तो उसमें से 20 गुना अभ्यर्थी का जो चयन है वो मेंस परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा। और मेंस परीक्षा में आपका टोटल 6 गुना अभ्यर्थी, जितनी सीट है तो सीट का 6 गुना जो है कोटि बार आपका और पीटी के लिए आते शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तृतीय चरण की प्रक्रिया आपका शारीरिक योग्यता अर्थात दक्षता परीक्षा है, जिसमें से आपका निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में सफल होना इसमें अनिवार्य होगा। इसमें मेरिट की कोई भूमिका नहीं है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपको पास करना है। मेरिट आपका जो लिखित जो मेंस परीक्षा हुआ है उस पर जो आप अंक लाते हैं उसी के आधार पर बनेगा। तो इसमें जो सबसे पहली बात है दौड़, तो दौड़ जो है आपका सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील अर्थात 1600 मीटर की जो दौड़ है वो आपका 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। अगर इससे अधिक समय आप लेते हैं तो आप असफल घोषित हो जाते हैं। वही महिला अभ्यर्थियों के लिए बात करते हैं तो महिला अभ्यर्थियों के लिए यह 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर की दौड़ जो है आपको 6 मिनट में पूरा करना पड़ता है। और इससे अगर आप अधिक समय लेते हैं तो आप असफल घोषित हो जाते हैं। ऊंची कूद की बात करते हैं तो सभी पुरुषों के लिए आपका जो सभी कोटि के पुरुष है तो न्यूनतम 4 फीट की हाइट आपको हाई जंप करना है, इससे कम करते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। और ये जो आप ऊंचाई हाइट की बात करते हैं तो ये आपको 3 मौका दिया जाएगा। 3 बार में भी यदि आप 4 फीट नहीं जंप कर पाते हैं तो आप असफल घोषित हो जाते हैं। महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए आपका न्यूनतम 3 फीट की हाइट है जो आपको ऊंची कूद करना है, 3 फीट का हाई जंप करना है। और इससे कम करते हैं तो आप असफल घोषित हो सकते हैं, हो जाएंगे। लंबी कूद की बात करते हैं तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए लंबी कूद आपका 12 फीट है, न्यूनतम 12 फीट निर्धारित की गई है। और 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जा सकता है। वही महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए यह जो लंबी कूद है आपका 9 फीट निर्धारित की गई है। इससे कम अगर आप करते हैं तो आप असफल घोषित हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऊंची कूद आपको पुरुषों के लिए 4 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट, और लंबी कूद की पुरुषों के लिए आपका 12 फीट और महिलाओं के लिए आपका 9 फीट निर्धारित की गई है। और प्रत्येक ये जो आप कूद इसके लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा। गोला फेंक की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए आपका 16 पाउंड का जो गोला होगा न्यूनतम 16 फीट तक आपकी दूरी तक फेंकना पड़ता है। वही और इससे कम अगर आप फेंकते हैं तो आपका मान्य नहीं दिया जाएगा, आप असफल घोषित हो जाते हैं। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और न्यूनतम 10 फीट की दूरी तक फेंकना पड़ता है। और दूसरी बात, नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा में न्यूनतम निश्चित मानदंड पूरा करने पर असफल घोषित किया जाएगा। और अर्थात यदि आप दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको सबसे पहले इन चरणों के नहीं आपको शामिल किया जाएगा। और यदि आप दौड़ क्वालिफाई कर जाते हैं तो बाकी आपका ऊंची कूद है, लंबी कूद है, गोला फेंक है, तो इसमें अगर आप न्यूनतम जो मापदंड पूरा नहीं कर पाते हैं फिर भी आपको असफल घोषित किया जा सकता है। दिया गया है कि आप ऊंची कूद करते हैं या लंबी कूद करते हैं या गोला फेंकते हैं तो इसमें से आपका अधिकतम उम्र सीमा आपका जो अधिकतम मौका है 3 बार दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आगे देखते हैं क्या कुछ खास है इसमें। और मेधा सूची की बात करते हैं तो और मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा की बात करते हैं। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची एवं मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। आगे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता समान रूप से समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता उसके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्रों में
यथोल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। यदि आपका अंक समान हो जाता है तो आपका जो वर्णमाला के अनुसार जिसका नाम पहले आएगा उसे मेधा सूची में स्थान दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर जो तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची है तो उसमें से कुछ निर्धारित की गई है, जिसमें से न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। तो जिसमें से आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिला के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक आपका 32% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34% है, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आपका 36.5% है तथा समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 40% निर्धारित की गई है। और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति हेतु भेजा जाएगा। अब रिक्ति की बात करते हैं, किस पद के लिए कितना रिक्ति है आप देख सकते हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए आपका आरक्षण कोटा, अनुसूचित जाति के लिए आपका 210 सीट है, जिसमें से 35% महिलाओं के लिए, क्षैतिज आरक्षण के लिए अर्थात 74 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए 15 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 273 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 222 सीट है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 42 सीट है और अनारक्षित के लिए जनरल के लिए टोटल 850 सीट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 180 सीट है, जिसमें से महिलाओं के लिए 33 सीट आरक्षित की गई है। ट्रांसजेंडर के लिए आपका 7 सीट निर्धारित की गई है और कुल योग की बात करते हैं 1799 सीट है, जिसमें से 35% महिला आरक्षण में टोटल 614 सीट महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर है उसके लिए भी 36 सीट निर्धारित की गई है। आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण आपका महिलाओं के लिए जो बिहार राज्य की महिलाएं हैं तो जिनका बिहार मूल निवासी है उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। और साथ ही साथ आगे देखते हैं क्या कुछ इसमें डिटेल्स है। साथ ही साथ कटअप की बात करते हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक की आयु गणना। कटअप तिथि जो है आपका 1 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। नियुक्ति प्राधिकार की बात करते हैं तो आपका ये हो जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा दी याचना के अनुसार पुलिस अवर निरीक्षक पद हेतु नियुक्ति प्राधिकार पुलिस उप महानिरीक्षक होंगे। चिकित्सीय जाँच, चरित्र एवं पूर्वपत्र सत्यापन भी आपका हो जाएगा, अर्थात आपका मेडिकल भी होगा। तो चिकित्सीय परीक्षण जो होगा, चरित्र एवं पूर्वपत्र सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा। अर्थात यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद जहां आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो वहां आपका जो नियुक्ति प्राधिकार होंगे अर्थात पुलिस उप महानिरीक्षक होंगे, उन्हीं के माध्यम से आपका मेडिकल हो जाएगा और चरित्र जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वहाँ बनवाया जाएगा और आपसे मांगा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं आप bpssc.bihar.gov.in के बिहार पुलिस टैब पर विस्तार से बताया गया है, आप वहां जाकर विस्तार पूर्वक आप देख सकते हैं। और फी की बात करते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के महिला हो पुरुष हो, सभी के लिए आपका 100 रुपया एग्ज़ाम फ़ी निर्धारित की गई है। यह आप किसी भी माध्यम से कटा सकते हैं, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, किसी के माध्यम से आप कटा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आवेदन भरने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है और ये आप गलती करते हैं तो हो सकता है कि आप किसी प्रकार की झूठी या गलत पाई जाती है तो आपके आवेदन को आपका रद्द करने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। आवेदन भरने के लिए सबसे पहले आपके पास मोबाइल होनी चाहिए और आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जिस पर मेल जाता आता हो, संदेश जाते हो। मोबाइल नंबर भी आपको साझा करना होगा। आगे बात करते हैं आपको और कुछ खास चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जो अक्सर लोग गलती करते हैं और अन्य जो उसका रद्दीकरण हो जाता है और क्या क्या चीज़ें हैं कि आपका जो रद्द हो जाता है। तो मैं महत्वपूर्ण निर्देश को ज़रा सा देख लेते हैं। पहले
क्या क्या कुछ रीज़न दिया गया है। तो उम्मीदवार का जो रद्दीकरण है वो निम्नलिखित आधार पर की जा सकती है। तो सबसे पहले आवेदन पत्र का प्रथम भाग पंजीकरण भरा जाना परंतु द्वितीय भाग भरकर सबमिट ना करना। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हैं लेकिन फाइनल पेमेंट नहीं कटा पाते हैं और फाइनल फॉर्म नहीं भरते हैं, उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आवेदन का फ़ोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड ना किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किया जाना। यदि आपका फ़ोटो मिसमैच हो जाता है या सिग्नेचर भी मिसमैच हो जाता है तो ऐसे में भी आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। और आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान ना किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि पुनः बैंक से चार्जबैक के रूप में प्राप्त कर लेना। यदि आप चालान नहीं कटा पाते हैं, यदि चालान कटा भी लें पुनः अगर वापस चला आता है तो ऐसी स्थिति में भी आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। और साथ ही आवेदन में आप किसी प्रकार की गलत सूचना भरते हैं तो वो भी आपका रद्द कर दिया जाएगा। और सबसे मेन बात, आरक्षण कोटि गलत भरा जाना। कुछ लोग बीसी ईबीसी में भर देते हैं, ईबीसी बीसी में भर देते हैं, तो ऐसे में आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। आप सही अपनी कोटि के अनुसार भरेंगे। अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी भी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है, आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना। आपने जो सर्टिफिकेट में नंबर दिए, अंक दिए, यदि वो डिफरेंट हो जाता है तो वो भी आपका आवेदन को रद्द किया जा सकता है। साथ ही साथ यदि आवेदन में जन्मतिथि गलत अंकित हो गया हो और सर्टिफिकेट में आपका अलग जन्मतिथि है तो वैसे में भी आपका आवेदन जो है गलत हो जाएगा। कई सारे कॉमन मिस्टेक भी होते हैं, जैसे आवेदन में गलत जेंडर का लोग चयन कर देते हैं, मेल फीमेल हो जाता है, फीमेल मेल हो जाता है, तो ऐसे में भी आपके आवेदन को रद्द किया जा सकता है। आवेदन का उम्मीदवारी और इसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि उम्मीदवार का जो रद्दीकरण का जो पात्रता पूर्ण ना करना, जैसे कि किसी का डेट नहीं पूरा हो सर्टिफिकेट के अनुसार या उम्र से बाहर हो गया हो, तो ऐसे में भी आपके जो आवेदन को जो है रद्द कर दिया जाएगा। और उसके बाद यदि आप किसी प्रकार का प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र का प्रस्तुत न किया जाना। यदि आप अपना कैटेगरी, अपना जो एनसीएल वगैरह है आप नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तो वैसे में भी आपका आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। और प्रमाण पत्र सही रूप में प्रस्तुत समर्पित ना कर पाना, जैसे अगर बात करते हैं आरक्षित कोटि का जो विवाहित महिला अभ्यर्थी है, पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर से संबंध ना रखने का प्रमाण पत्र। जो विवाहित महिलाएं हैं तो उनको पति के नाम से जाति निवास या आपको एनसीएल नहीं बनवाना है, पिता के नाम से बनेगा तभी आपकी उम्मीदवारी बच सकता है। अन्यथा यदि आप पति के नाम से निवास भी बना लेते हैं तो आपका उम्मीदवारी रद्द किया जा सकता है। और आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि होने का दावा करना परंतु दस्तावेज जांच में उन्हें दूसरी कोटि अथवा अनारक्षित कोटि पाया जाना। अगर आपका कैटेगरी मिस्टेक होता है तो फिर भी आपका आवेदन जो है रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन का किसी भी आपराधिक कांड में गतिविधि में शामिल होना है। अगर यदि आपके ऊपर केस है या किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में आप शामिल होते हैं तो वैसे में भी सही पाए जाने पर आपकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना, यदि आप कदाचार करते हैं या यदि किसी का पद रूप धारण करते हैं तो ऐसे में भी ये कृत्य शामिल होने पर भी आपका जो है आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मी है, यदि आप किसी भी प्रकार का उसे प्रलोभन देते हैं या उसे धमकी देते हैं या उस पर कुछ भी देने का प्रयास करते हैं तो ऐसे में पकड़े जाने पर आपकी उम्मीदवारी जो है वो रद्द कर दी जाएगी। साथ ही साथ अन्य कोई भी परिस्थिति जो विज्ञापन शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई गई हो तो उस स्थिति में भी आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी। और ये तो कुछ चीज़ें था, ये पूरा विज्ञापन को हमने आपको विस्तार से बताया। और बहुत अच्छी वैकेंसीज है, अच्छा खासा पद है। आप यदि सच में दिल से मेहनत करते हैं तो आपके एक सीट आपके लिए पक्का हो जाएगा। और इसका सिलेबस क्या चीज़ है और पिछले साल का कटअप क्या रहने वाला है, मैं इस पर आगे भी वीडियो बनाऊंगा। और आपको कैसा लगता है मेरा काम हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही बहुत सारी जो नई नौकरी की वैकेंसीज है
आपके पास जा सके और इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े जो तमाम चीज़ें हैं मैं आपको आगे वीडियो के माध्यम से बताकर साझा करूंगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।